Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss transfer of property under Sale of Goods Act 1930. तो अब इससे पहले वाले वीडियोस में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं और अब इस वीडियो में हम इसके आगे के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात हम करेंगे जो हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन में पढ़ा था. तो अब यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ गुड्स से ही होता है, प्रॉपर्टी इन गुड्स होना चाहिए वहाँ पर. तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स में और पोजेशन ऑफ द गुड्स होने में. तो अब इसको समझते हैं कि हम कैसे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कंसेप्चुअली समझना इम्पॉर्टेंट है, तभी हम इसके प्रोविजंस जो भी हैं उनको आगे समझ पाएंगे और उनको मिक्स नहीं करेंगे आपस में. तो अब पहले ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स का जो मतलब है वो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स से ही है. मतलब कि जब कोई भी सेलर जो है अगर वो बायर को कुछ प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है तो इसका मतलब कि सेलर जो है वो बायर को ओनरशिप भी ट्रांसफ़र करता है. कि अब जो गुड्स पहले सेलर ओन करता था, कुछ प्राइस पे करने के बाद जब बायर ने कुछ प्राइस पे कर दिया सेलर को, उसके बाद वो जो गुड्स होंगे वो बायर के ओनरशिप में आ जाएंगे. तो यहाँ पर जब सेलर जो है जब वो गुड्स ट्रांसफ़र करेगा बायर को तो वो वहाँ पर उसका मतलब होगा कि यहाँ पर सेलर ने उन गुड्स की ओनरशिप भी जो है वो बायर को ट्रांसफ़र कर दी है. लेकिन अब हम इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सेलर ने उन गुड्स का पोजेशन जो है वो भी बायर को ट्रांसफ़र कर दिया है. ऐसा भी हो सकता है कि वो गुड्स जो हैं वो सेलर के ही पास हों, लेकिन उसने उसकी जो ओनरशिप है, सेलर ने उन गुड्स की ओनरशिप को सिर्फ ट्रांसफ़र किया है बायर को, अभी उन गुड्स को डिलीवर नहीं किया है बस बायर को. इतना सा डिफरेंस है. अब उन गुड्स की जो पोजेशन है वो सेलर के पास है. मतलब इसको अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं तो यहाँ पर जो सेलर है उसी के घर पर वो गुड्स अभी रखे हुए हैं, उसने अभी बायर को वो गुड्स जो है वो डिलीवर नहीं करे हैं. लेकिन ओरिजिनली अब वो गुड्स जो है वो बायर से बिलोंग करते हैं, उनकी जो ओनरशिप है वो अब सेलर जो है वो ट्रांसफ़र कर चुका है. क्योंकि यहाँ पर सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स हुआ था, जिसमें यहाँ पर सेलर को कुछ प्राइस के बदले वहाँ पर उसने कुछ गुड्स जो हैं वो बायर को ट्रांसफ़र कर दिए. उन गुड्स की ओनरशिप और वो प्रॉपर्टी इन गुड्स जो हैं वो उसने ट्रांसफ़र करे हैं बायर को. लेकिन ये डिफरेंट टर्म है. ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज़ नॉट इक्वल टू ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स. मतलब उन गुड्स की जो कस्टडी है, उन गुड्स की जो डिलीवरी है वो अभी सेलर ने बायर को नहीं करी है. तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स हुआ है सेलर के थ्रू बायर को, तो इसका मतलब हम ये नहीं कहते यहाँ पर कि उन गुड्स की पोजेशन भी जो है वो सेलर ने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी है बायर को. हो सकता है अभी वो गुड्स जो हैं वो सेलर ने डिलीवर ना किए हों बायर को, इसीलिए ये दोनों टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. तो यहाँ पर ये डिफरेंस समझना ही इम्पॉर्टेंट था बस, कि हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को पोजेशन ऑफ गुड्स नहीं कहते. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, कि वो एग्जैक्ट टाइम क्या होता है जब वो जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो पास हो जाती है सेलर के थ्रू बायर को. तो अब यहाँ पर इसके 4 पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रिस्क ऑफ प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, कि जो रिस्क है उन गुड्स के ऊपर वो पास हो जाएगा अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी के साथ ही उन गुड्स का रिस्क जो है वो भी पास होता है. तो अब यहाँ पर इसके एक्सेप्शन पे जाने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. तो अब यहाँ पे प्राइमा फेसी का मतलब है पहले यहाँ पर कि यहाँ पर एविडेंटली जिसके पास वो गुड्स होंगे, मतलब कि यहाँ पर प्राइमरीली उन गुड्स का ओनर जो है उसी के वही जो है वो उन गुड्स का रिस्क जो है वो बेयर करेगा. अब वो जो गुड्स हैं उसके साथ साथ उन गुड्स का रिस्क जो है वो भी ट्रांसफ़र होता है. तो यही यहाँ पर हम ले लेते हैं, 2 पार्टीज़ हैं यहाँ पर, एक सेलर है और एक बायर है. और अब यहाँ पर सेलर ने वो प्रॉपर्टी इन गुड्स तो जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं बायर को, लेकिन अभी वो जो गुड्स हैं वो अभी सेलर के ही पास हैं. तो फिर इस केस में यहाँ पर जो सेलर है अगर उन गुड्स पर कोई लॉस होता है तो वो लॉस यहाँ पर सेलर को बेयर करना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो प्राइमा फेसी हुए वो यहाँ पर सेलर हुए. अगर ऐसा होता है कि अब वो जो गुड्स हैं
वो यहाँ पर सेलर जो है वो बायर को ट्रांसफ़र कर चुका है, प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है बायर को, तो फिर उस केस में यहाँ पर उन गुड्स पे जो भी रिस्क या फिर जो भी लॉस होगा वो यहाँ पर बायर को ही बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है कि अंटिल प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बायर, मतलब अब सेलर का तब तक ही उन गुड्स पे रिस्क बेयर करने का लाइबिलिटी होगी जब तक कि अंटिल प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बायर, जब तक वो प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाती बायर को। अगर अभी सिर्फ जो गुड्स हैं वो सेलर के पास ही हैं, अभी प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो फिर इस केस में यहाँ पर सेलर ही जो है वो उन गुड्स पे जो भी लॉस या फिर रिस्क होगा वो सेलर को ही बेयर करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि वो गुड्स यहाँ पर बायर को ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उसके साथ साथ यहाँ पे प्राइमा फेसी जो है वो अब बी हो गए, और अब बी को ही वहाँ पर उन गुड्स पे जो भी लॉस होगा, जो भी रिस्क है, वो बी को ही बेयर करना पड़ेगा। लेकिन अब इस रूल की कि यहाँ पर जो प्राइमा फेसी है वही उस गुड्स पे जो भी लॉस या रिस्क है वो उसको बेयर करेगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ऑफ प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी है। अब इसी रूल की ये एक्सेप्शन है कि अगर डिफ़ॉल्टिंग पार्टी होती है तो, मतलब अगर इस केस में अगर ऐसा होता है कि सेलर को मान लेते हैं 15 जुलाई को उसे गुड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करने थे बायर को, लेकिन यहाँ पर 20 जुलाई हो जाती है और उसके बाद भी मतलब 5 डेज़ लेटर भी वो गुड्स जो है वो बायर को ट्रांसफ़र नहीं करता, और तभी उन गुड्स पे कोई लॉस हो जाता है, लेट्स से थेफ्ट हो जाता है उन गुड्स के ऊपर या फायर हो जाता है, तो फिर इस केस में यहाँ पर जो लॉस है वो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को बेयर करना पड़ेगा। अब वो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी यहाँ पर सेलर भी हो सकता है और बायर भी हो सकता है। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें यहाँ पर 15 जुलाई को यहाँ पर सेलर को गुड्स जो हैं वो बायर को ट्रांसफ़र करने थे, लेकिन 20 जुलाई तक भी उसने वो गुड्स जो हैं वो बायर को ट्रांसफ़र नहीं करे। तो इस केस में जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी हुई वो यहाँ पर सेलर हुआ, और अगर इस दौरान अगर उन गुड्स पे कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को यहाँ पर डिफ़ॉल्टिंग पार्टी मतलब सेलर को बेयर करना पड़ेगा। तो इस रूल की, प्राइमा फेसी वाले रूल की यही एक्सेप्शन है कि डिफ़ॉल्टिंग पार्टी यहाँ पर बियर करेगी रिस्क। अब इन दोनों में से कोई भी पार्टी यहाँ पर डिफ़ॉल्टिंग पार्टी हो सकती है। अगर बायर जो है लेट्स से वो प्राइस जो है उन गुड्स का वो पे नहीं करता है सेलर को, तो फिर अगर उन गुड्स पे कोई लॉस होता है तो यहाँ पर बायर को वो लॉस जो है वो बियर करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में यहाँ पर डिफ़ॉल्टिंग पार्टी बायर हुई। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कौन एक्शन ले सकता है। अब अगर मान लेते हैं यही केस है, यही एग्जाम्पल है, और अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो गुड्स हैं वो कोई थर्ड पार्टी आके उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, तो अब यहाँ पर वो कौन होगा, सेलर या बायर में से, जो उस थर्ड पार्टी को सू कर पाए या उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाए। तो अब इसमें भी सेम ही प्रोविज़न है कि अब वो जो गुड्स जिसके पास भी होंगे, जिस भी पार्टी के पास वो गुड्स हैं, तो वही पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले पाएगी। तो अब यहाँ पर हमने देखा था कि जब तक वो गुड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाते बी को, तब तक यहाँ पर सेलर की लायबिलिटी रहती है। तो अगर अब यहाँ पर सेलर के पास ही अभी वो गुड्स हैं और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आके उन गुड्स को नुकसान पहुँचा देती है, तो वहाँ पर अब यहाँ पर सेलर जो है वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, जिसने भी वो गुड्स डिस्ट्रॉय करे हैं, उसके अगेंस्ट भी कोई भी एक्शन ले सकता है, उसको सू कर सकता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सूट फॉर प्राइस, कि जो सेलर है यहाँ पर वो बायर को प्राइस के लिए, उन गुड्स के प्राइस के लिए जो है उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो अब यहाँ पे सेलर और बायर दो पार्टीज़ हैं और इन्होंने जो गुड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं बायर को, और इसके बाद जो बायर हैं वो कुछ प्राइस जो है उन गुड्स का वो उस पर डिफ़ॉल्ट करते हैं। यहाँ पर वो उन गुड्स का जो प्राइस है वो नहीं देते वापस सेलर को। तो फिर इस केस में जो सेलर हैं वो बायर पे केस फाइल कर सकते हैं उन प्राइस ऑफ द गुड्स के ऊपर। अब यहाँ पर ऐसा है कि वो यहाँ पे जो सेलर हैं, जब अगर वो गुड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं, तो उस केस में अब यहाँ पर सेलर को वो गुड्स तो वापस नहीं मिल सकते। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेलर क्या कर सकता है, वो बायर के ऊपर सूट फाइल करेगा कि यहाँ पर बायर ने डिफ़ॉल्ट किया है और प्राइस ऑफ द गुड्स जो हैं वो पे नहीं किया है। तो इसीलिए यहाँ पर सूट फॉर प्राइस है कि सेलर जो है वो प्राइस पे करने के लिए बायर पे सूट फाइल कर सकते हैं। तो अब लास्ट पॉइंट है यहाँ पर इनसॉल्वेंसी ऑफ द बायर और सेलर, कि मतलब अब सेलर या बायर में से कोई भी एक पार्टी जो है वो इनसॉल्वेंट हो जाती है, तो फिर उस केस में क्या होगा
तो अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर सेलर है और यहाँ पर उसके पास अभी ये वाला कंडीशन है कि उसने ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स तो कर दिया है, लेकिन अभी पोजेशन उन गुड्स का जो है वो सेलर के पास ही है, सेलर के घर पर ही अभी गुड्स हैं, लेकिन वो बायर के नाम पे हैं, टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अब यहाँ पे सेलर के घर पे वो गुड्स हैं और अब यहाँ पे सेलर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो अब वैसे इस केस में कि जब इंसॉल्वेंसी और बायर और सेलर की बात हम करते हैं तो इस केस में बात आती है कि जो भी ऑफिशियल रिसीवर है उन गुड्स का, वो उन गुड्स पे अब गुड्स को रिकवर कर सकता है कि नहीं। तो इस बात के लिए अगर ऐसा होता है कि जो पार्टी जिसके पास वो गुड्स हैं अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती है तो फिर उस केस में यहाँ पर ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द गुड्स को वो जो गुड्स हैं वो वापस क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बायर ने भी वो प्राइस जो है वो पे कर दिया है सेलर को और अब यहाँ पर सेलर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो उस केस में जो भी ऑफिशियल रिसीवर है उन गुड्स का, लेट्स से यहाँ पर बायर अगर उन गुड्स का ऑफिशियल रिसीवर है और अगर सेलर के पास अभी वो गुड्स थे जो कि बायर के नाम पे थे, लेकिन उससे पहले ही कि वो उन गुड्स को डिलीवर कर पाता है यहाँ पर बायर को, उससे पहले ही वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में जो भी ऑफिशियल रिसीवर है जो कि यहाँ पर बायर को लिया हमने, तो यहाँ पर बायर जो है वो उन गुड्स को क्लेम नहीं कर पाएगा और ना ही उनको रिकवर कर पाएगा। तो यही 4 पॉइंट्स थे टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में कि एग्जैक्ट टाइम क्या होता है उस प्रॉपर्टी को पास करने का। तो अब सिर्फ इन पॉइंट्स को रिकॉल करने के लिए हम इनको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं ताकि हमें इसके आगे के रूल्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हमने यहाँ पर देखा था कि हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स को पोजेशन ऑफ गुड्स के इक्वल नहीं मानते, ये दोनों डिफरेंट केसेस होते हैं। यहाँ पर पोजेशन के केस में हम कस्टडी ऑफ द गुड्स की बात करते हैं, जब अभी सेलर के घर पर ही वो गुड्स हैं लेकिन वो गुड्स जो हैं वो बायर के हो चुके हैं, ओनरशिप उन गुड्स की ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो अब इसमें हमने देखा कि टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब प्राइमा फेसी के पास ही उन गुड्स का रिस्क जो है वो फेस करना पड़ता है प्राइमा फेसी पर्सन को ही, कि रिस्क ऑफ प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी के साथ ही जो रिस्क है वो भी ट्रांसफ़र होता है। और इसके एक्सेप्शन हमने देखी कि डिफ़ॉल्टिंग पार्टी जो है उसको ही रिस्क बेयर करना पड़ेगा, अब वो चाहे डिफ़ॉल्टिंग यहाँ पर सेलर हो चाहे बायर हो। अब एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी, जिसके पास भी वो गुड्स हैं वही पार्टी एक्शन ले सकती है किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। फिर सूट फॉर प्राइस, यहाँ पर सेलर जो है अगर बायर डिफ़ॉल्ट करता है प्राइस पे करने में और यहाँ पर जो सेलर है वो ट्रांसफ़र कर चुका है गुड्स, तो सेलर अब यहाँ पर जो है वो बी के ऊपर केस फाइल कर सकता है प्राइस को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट हमने देखा इंसॉल्वेंसी के केस में जो भी ऑफिशियल रिसीवर है उसका जो क्लेम है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जिस भी पार्टी के पास वो गुड्स हैं क्या वही पार्टी इंसॉल्वेंट हुई है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर उस केस में यहाँ पर ऑफिशियल रिसीवर जो है वो उन गुड्स का क्लेम नहीं ले पाएगा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में क्या क्या रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अब। तो यहाँ पर 2 हेड्स हैं जिसमें रूल्स डिवाइडेड हैं, एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन अनएसर्टेन्ड एंड फ्यूचर गुड्स। तो अब इस केस में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स का केस हम पहले देखते हैं। तो अब स्पेसिफिक गुड्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम कोई भी स्पेसिफिकेशन या फिर कोई पर्टिकुलर गुड्स को डिफ़ाइन कर देते हैं तो उनको हम स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं और जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है उस टाइम पर वो गुड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर सेलर और बायर 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं और यहाँ पर अब स्पेसिफिक गुड्स की हम बात कर रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वो गुड्स जो हैं वो स्पेसिफिक गुड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो अब यहाँ पर टुडे की बात हो रही है कि मान लेते हैं आज वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है और फिर वो स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है, मतलब कि आज वो गुड्स भी प्रेजेंट हैं और यहाँ पर बायर एंड सेलर भी प्रेजेंट हैं जो कि आज की डेट पर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों ही पार्टी की इंटेंशन है कि वो इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर बायर जो है वो रेडी है प्राइस पे करने के लिए सेलर को उन स्पेसिफिक गुड्स के लिए। तो अब यहाँ पर सेलर भी जो है वो सेम डे उन गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बी को।
लेकिन अब इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेलर एंड बायर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में ही पढ़ लिया था कि यहाँ पर कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी थी। यहाँ पर जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन खुद डिसाइड कर सकती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो उनके बीच में होने वाला है। तो इसीलिए अब यहाँ पर सेलर ने ऐसा अग्री किया कि अगर वो सेम डे प्राइस जो है वो पे कर देंगे उन स्पेसिफिक गुड्स के लिए, तो सेलर भी यहाँ पर उन स्पेसिफिक गुड्स को बायर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अब इसमें यही शर्त है सिर्फ कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक गुड्स हैं वो उसी कंडीशन में होने चाहिए जो यहाँ पर बी डिमांड कर रहा है। मान लेते हैं बी यहाँ पर बोलता है, एस यहाँ पर एक टेलर है और बी यहाँ पर कोई भी कस्टमर है, और वो टेलर से ऐसा बोलता है कोई क्लॉथ देकर उसको कि उसको एक सूट चाहिए उसके बदले में, मतलब उसी क्लॉथ का एक सूट बना के देना है टेलर को बायर को। अब अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर स्पेसिफिक गुड्स क्या हुआ, यहाँ पर वो स्पेसिफिक गुड्स जो है वो सूट माना जाएगा, और जब तक वो क्लॉथ जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आ जाता, तो अब डिलीवरेबल स्टेट में वो क्लॉथ कब आएगा, जब वो एक सूट बन जाएगा। तो जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगा तो तभी जो है यहाँ पर बायर जो है वो उस गुड को लेगा, मतलब उस सूट को वो वहाँ से सेलर से परचेज करेगा। लेकिन अब अगर इस केस में ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई क्लॉथ की बात नहीं है, हम स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे हैं, तो अब टेलर के पास कुछ रेडीमेड सूट है और बायर ऐसा बोलता है कि उस सूट, और बायर उसको कस्टमाइज़ करवाना चाहता है, कुछ फिटिंग कराना चाहता है उस सूट में। तो जब तक उस सूट की फिटिंग नहीं हो जाती, जब वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आ जाता, तब तक जो है यहाँ पर वो सेलर जो है वो बायर को उन गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि वो सूट जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में तभी आएगा जब वो फिट हो जाएगा बायर के लिए, और बायर उसको तभी परचेज़ करेगा या उसका प्राइस तभी पे करेगा जब वो उस सूट को फिट कर देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक जो गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आ जाते, तब तक यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो स्पेसिफिक गुड्स के केस में भी यही होता है कि अगर प्रेजेंट डे पर वो गुड्स भी प्रेजेंट हैं, वो स्पेसिफिक गुड्स जो है वो प्रेजेंट हैं, तो सेम डे वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो सेम डे हो जाता है। लेकिन अब अगर इसी केस में ऐसा होता है कि वो स्पेसिफिक गुड्स के बाद भी और भी कस्टमाइज़ करवाना चाहता है यहाँ पर बायर उन गुड्स को, जैसे हमने देखा कि सूट के केस में अगर वो फिटिंग करवाना चाहता है उस सूट की, तो फिर इस केस में यहाँ पर बायर जो है वो उन गुड्स को तभी लेगा, तभी उन गुड्स की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होगी जब वो सूट जो है वो फिट हो जाएगा, जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगा। तो यही होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स के केस में। तो अब यहाँ पे तो हमने सूट का एग्जाम्पल लिया था, इसमें कोई भी गुड्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन अनएसर्टेन्ड एंड फ्यूचर गुड्स के केस में। अब फ्यूचर गुड्स हमने देखा था, फ्यूचर गुड्स जो हैं वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होते, वो किसी भी फ्यूचर डेट पे जो है वो तब उनकी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है, उसके बाद उनकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर उनकी प्रोडक्शन होती है। तो इस केस में अनएसर्टेन्ड एंड फ्यूचर गुड्स की बात हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर डिलीवरेबल स्टेट ऑफ गुड्स, तो अब यहाँ पर जब गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे तो सेम ही केस है यहाँ पर भी, तभी उस ट्रांजैक्शन को या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स को हम परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी तभी होगा जब गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में होंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम फ्यूचर गुड्स की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि उस केस में हम सेल नहीं मानते, उस केस में हम अग्रीमेंट टू सेल मानते हैं कि यहाँ पर अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, किसी फ्यूचर डेट पर वो गुड्स जो हैं वो रेडी होंगे और उसके बाद उन पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। प्रेजेंट डे पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है उस डेट पर वो गुड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं, वो किसी फ्यूचर डेट पे मैन्युफैक्चर होंगे या फिर प्रोड्यूस होंगे। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं एक सेलर है और एक बायर है, और अब यहाँ पर बायर जो है वो एक टेबल की डिमांड कर रहा है, कोई भी एक टेबल है यहाँ पर जो सेलर के पास है, और बायर अब यहाँ पे बोलता है कि वो टेबल को उनको पॉलिश करवा के जो है तभी वो उस टेबल को परचेज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे सेलर को क्या करना पड़ेगा कि अब
सेलर उस टेबल को जब तक पॉलिश नहीं करवा लेते तब तक वो जो टेबल है वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएगी और तब तक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो कब होगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी? जब सेलर यहाँ पे पॉलिश करवा लेंगे उस टेबल को और उसके बाद सेलर जो है वो बायर को वो टेबल जो है पॉलिश्ड टेबल जो है वो बायर को ट्रांसफ़र कर देंगे। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट टू सेल ही रहता है, क्योंकि हमने देखा था कि अग्रीमेंट टू सेल में अभी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वो फ्यूचर की किसी डेट पर एग्जीक्यूट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर अभी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ही ये रहता है, जिसको हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, कि अभी दोनों ही पार्टीज़ के पार्ट पर जो है वो कुछ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है, कि अब यहाँ पर सेलर जो है वो उस टेबल को पॉलिश करवाना बाकी है उनकी तरफ से और बायर जो है उनका वो प्राइस पे करना बाकी है। तो इसीलिए दोनों ही पार्टीज़ का कुछ ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना अभी बाकी है, इसीलिए यहाँ पर अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। तो अब यहाँ पर हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी तभी होगा जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होंगे, वो स्पेसिफिक गुड्स के केस में भी सेम है और अनअसर्टेन्ड एंड फ्यूचर गुड्स के केस में भी सेम है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है रूल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑन सेल। अब यहाँ पे हम टाइटल ऑन सेल की बात कर रहे हैं कि उन गुड्स पे किसका नाम लिखा है, टाइटल को हम ऐसे समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ओनरशिप की ही बात हो रही है टाइटल से भी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि द सेलर कांट ट्रांसफ़र टू बायर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़। मतलब कि अब यहाँ पे सेलर जो है, जो भी यहाँ पर सेलिंग पार्टी है, मान लेते हैं ये जो सेलिंग पार्टी है, वो कांट ट्रांसफ़र टू बायर अ बेटर टाइटल, मतलब कि वो बायर को कोई बेटर टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जो उसके खुद के पास नहीं है। अब यहाँ पर जो सेलर के पास है वो उसी चीज़ को तो ट्रांसफ़र कर सकता है बायर को, लेकिन जो अगर वो गुड्स जो हैं वो सेलर के पास ही नहीं है तो वो बायर को कैसे ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें यहाँ पर इतना सा ही रूल है कि यहाँ पर सेलर जो है वो कुछ बेटर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, बेटर टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता यहाँ पर बायर को जो उसके खुद के पास नहीं है। जो उसके खुद के पास किसी गुड्स का अगर कोई टाइटल है तो वो उसी टाइटल को ट्रांसफ़र कर पाएगा, उससे बेटर कुछ वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे इसका एक मैग्ज़ाइम है, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, जिसका मतलब है कि नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज़ नॉट गॉट। मतलब कि अब कोई जो पर्सन है वो कुछ ऐसा किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकता जो उसके खुद के पास ही नहीं है। वैसे ही यहाँ पर सेलर की बात हो रही है कि सेलर कोई भी बेटर टाइटल, मतलब टाइटल ऑफ गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा जो उसके खुद के पास नहीं है बायर को। तो अब इसीलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों ये रूल बनाया गया या क्या रेलेवेंस है इस रूल का। तो अब यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हम अभी तक देख रहे थे कि यहाँ पर एक सेलर और एक बायर है, और यहाँ पर कुछ गुड्स जो हैं वो सेलर जो है वो बायर को ट्रांसफ़र कर देता है और बायर यहाँ पे उन गुड्स के लिए प्राइस जो है वो सेलर को पे कर देता है। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर इन केस जो सेलर है वो अगर कोई चोर हुआ, तो अगर वो थीफ हुआ तो फिर उस केस में क्या होगा। अगर उसने जो कोई गुड्स जो है वो उन गुड्स के ट्रू ओनर से चुराए थे, मतलब यहाँ पर वो गुड्स जो हैं वो सेलर के खुद के नहीं है, और फिर भी यहाँ पर सेलर ने उन गुड्स को फटाफट जो है वो बायर को सेल कर दिया और उससे उसके बदले में कुछ प्राइस जो है वो ले लिया, तो फिर इस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर जो बायर है उसने तो वो गुड्स जो हैं वो बोनाफाइड इंटेंशन में परचेज़ करे। बोनाफाइड इंटेंशन का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर बी की मतलब बायर की कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं थे, यहाँ पे गुड इंटेंशन में ही यहाँ पर बायर ने जो है वो गुड्स परचेज़ करे हैं सेलर से। बायर को यहाँ पर नहीं पता था कि वो सेलर जो है वो उनको जो गुड्स हैं वो चोरी के जो गुड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर रहा है या सेल कर रहा है। तो यहाँ पर जो बायर हैं वो बोनाफाइड इंटेंशन से उन्होंने वो गुड्स जो हैं वो परचेज़ करे थे, लेकिन यहाँ पर जो सेलर हैं उसकी मेलाफाइड इंटेंशन थी, क्योंकि वो एक थीफ था और उसने वो गुड्स जो हैं वो चोरी के गुड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करे थे बायर को। तो इसीलिए यहाँ पर सेलर की जो है वो मेलाफाइड इंटेंशन थी, बैड इंटेंशन थी। और यहाँ पर जो बी है
बायर जो है उसकी बोनाफाइड इंटेंशन थी, उसको नहीं पता था कि वो जो गुड्स हैं वो सेलर ने चोरी के गुड्स उसको ट्रांसफ़र करे हैं। तो इस केस में अब क्या होगा कि यहाँ पर जो ट्रू ओनर है, क्या उसको वो गुड्स जो उसने यहाँ पर थीफ ने, सेलर ने जो बायर को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, क्या उन गुड्स का ट्रू ओनर जो है वो उन गुड्स को वापस ले पाएगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल, कि यहाँ पर जो ट्रू ओनर है उन गुड्स का, उसको वो जो बायर गुड्स खरीद चुका है वो गुड्स उसे वापस मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर का था ही नहीं। अब जो सेलर के पास नहीं था, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज़ नॉट गॉट। अब वो गुड्स सेलर के थे ही नहीं और फिर भी उसने वो गुड्स जो हैं वो बी को ट्रांसफ़र करे थे। इसीलिए यहाँ पर इसी रूल की वजह से यहाँ पर वो जो ट्रू ओनर है उन गुड्स का, वो बायर से उन गुड्स को रिकवर कर सकता है। तो इस रूल को बनाने का पर्पज़ यही था कि यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन जो है वो चोरी से अगर कोई सामान बेच रहा है, कोई गुड्स जो हैं वो सेल कर रहा है, तो फिर उस केस में यहाँ पर उन गुड्स के ट्रू ओनर के क्या राइट्स होंगे, क्या जस्टिस होगा यहाँ पर ट्रू ओनर के साथ। तो इसीलिए यहाँ पर वो जो ट्रू ओनर है उन गुड्स का, वो उनको रिकवर कर सकता है बायर से, और बायर भी यहाँ पर अपना प्राइस जो है वो रिकवर कर पाएगा उस थीफ से। तो अब यहाँ पर इस रूल के भी एक्सेप्शंस हैं कुछ, और उनमें से कुछ एक्सेप्शंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑन सेल। तो अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सेप्शन है अनऑथराइज सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब अगर कोई मर्केंटाइल एजेंट जो है अगर वो सेल कर रहा है, अनऑथराइज सेल कर रहा है, तो फिर हम इस रूल को एप्लीकेबल नहीं मानेंगे उधर। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल और रीसेल बाय एन अनपेड सेलर। तो अब ये जो पॉइंट है वो हम रूल ऑफ एस्टॉपल में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी पर्सन अगर ऐसा कहता है पहले किसी भी एक फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर, अगर वो कोई भी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लेता है किसी दूसरी पार्टी को, तो अब बाद में अगर वो दूसरी पार्टी ऐसा बोलती है कि वो अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करे, तो अब वहाँ पर वो पार्टी जिसने पहले वो फॉल्स स्टेटमेंट मेक करी थी वो उसको डिनाई नहीं कर सकती। तो ये यहाँ पर भी सेम ही रूल है, यहाँ पर भी ये रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, इसीलिए ये इस रूल की एक्सेप्शन है। नेक्स्ट हमने देखा रीसेल बाय एन अनपेड सेलर। तो अब यहाँ पे कोई भी अनपेड सेलर जो है वो उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। मतलब यहाँ पर अब जो वो सेलर है उसको यहाँ पर वो प्राइस जो है वो नहीं मिला है, इसीलिए यहाँ पर वो सेलर जो हुआ वो एक अनपेड सेलर हो गया। तो वैसे हम अनपेड सेलर का एक पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें हम अनपेड सेलर के राइट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये रीसेल कह रहा है कि यहाँ पर सेलर जो है वो उन गुड्स को रीसेल कर रहा है, तब भी ये रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा वहाँ पर। तो आई होप अब आप इस रूल को और इसके बाकी प्रोविजंस को समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।